जिस तरीके से लोकसभा के 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे कांग्रेस खासतौर से एक्टिव होती जा रही है और इंडिया गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस ने एडी चोटी का जोर लगाया है। हालांकि कई पार्टियां जुड़ चुकी हैं और इस बार माना यह जा रहा है कि कांग्रेस सीधे तौर पर भाजपा को न केवल टक्कर देगी, बल्कि लोगों का मूड है कि इस बार भाजपा को कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है वो हटाएगा। हालांकि किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है जिससे भाजपा को सीधे तौर पर टक्कर दी जा सके। उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के रीजनल दल है वो कांग्रेस के साथ मिलकर यहाँ से भाजपा को उखाड़ने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन अभी सबसे अहम ये है कि पार्टी जो सीटों का जो बंटवारा है उसको कैसे करेगी। लेकिन उससे पहले मेरठ के अंदर कल की तारीख में अलग अलग दो कांग्रेस के बड़े सम्मेलन हो जा रहे हैं, जहां एक सम्मेलन सेवा दल का है जो कि प्रादेशिक कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये मेरठ के खत्ता रोड पर जो जीबीआई यहाँ पर मंडप है उनके अंदर हो रहा है। प्रदेश लेवल की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। अब देखें पीछे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सेटअप है वो लगाया गया है। वीआईपी वीवीआईपी सोफे और कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा आसपास भी जो है जगह दी गई है जिससे कि अगर ज्यादा लोग हो वो खड़े होकर भी अपने वक्ताओं को सुन सके। तमाम तैयारियों को लेकर यहाँ पर सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद पांडे पहुंच चुके हैं और खुद अपनी देखरेख में तमाम तैयारियों को दुरुस्त करा रहे हैं। किस तरीके का ये प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम की जानिब से, प्रोग्राम के माध्यम से क्या संदेश कांग्रेस सेवा दल या कांग्रेस के नेता देना चाहते हैं, तमाम चीजों पर बात करने के लिए प्रमोद पांडे मेरे साथ यहाँ मौजूद है, कई रोज से यहाँ लगे हुए हैं। सीधे सीधे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज निवारण टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई। पहले तो आपकी जो सार्थक पत्रकारिता है, जो आपके अल्फाज में सुन रहा था, मुझे सुनकर बेहद अच्छा लगा। और वर्तमान की जो भागती दुनिया में और व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो पत्रकारिता है उससे हटकर आपके जो अल्फाज आ रहे थे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब आप जो जानना चाहें। मैं देख रहा हूँ आप कई रोज से, ये जरा बैकडोर में हम दिखा देंगे कितनी कुर्सियां आया है, किस तरह की तैयारी है। मैं देख रहा हूँ कई रोज से आप प्रोग्रामों में लगे हैं और पूरे प्रदेश में आप प्रोग्राम करते हैं। इस बार लोग भी बड़े उत्साहित हैं कि लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। 24 के चुनाव में ऐसा लोगों को लग रहा है। बड़ा आप लोगों को समर्थन भी लोगों का मिल रहा है। कई पार्टियां आपसे जुड़ चुकी हैं जिसको लेकर के भी एक विवाद छिड़ा इंडिया और भारत का। हालांकि विवाद पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपके प्रोग्राम के जो क्या मुद्दा है, क्यों प्रोग्राम रखा गया है और एक साथ दो प्रोग्राम बैक टू बैक मेरठ के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से क्या जो बिगुल है वो संघात करना चाहते हैं आप? चरणबद्ध तरीके से आपने सवाल किए तो चरणबद्ध तरीके से मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के प्रोग्राम में पहली बार आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि अजय राय जी का नियुक्ति जब से हुई है तो किस तरह का प्रोग्राम, जो बैठक या सम्मेलन पहली बार कांग्रेस सेवा दल को दिया, और वह पश्चिम से हो रहा है। इस पश्चिम में लोग कहते हैं कि अस्ताचल, वो अस्ताचल से उदयाचल की ओर जा रहे हैं। जहां सूरज डूबता है उस जगह से वो अपनी शुरुआत कर रहे हैं, और जहां सूरज उगेगा पूरब में बाद में जाएंगे, और पश्चिम से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। अधोगामी नहीं बल्कि ऊर्ध्वगामी है। जब ऊर्ध्वगामी गति होगी तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात कि कांग्रेस सेवा दल के प्रोग्राम में आकर अजय राय जी ने ये साबित कर दिया है, यह दिखला दिया गया है कि जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस सेवा दल ग्रास रूट लेवल का वर्कर होता है, उसके स्वयंसेवक जमीन से जुड़कर अनुशासित ढंग से कांग्रेस और देश के लिए काम करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। वो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, उसके बाद दूसरे कार्यक्रम में जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन की जैसे ही नाम आता है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पांव के नीचे जमीन खिसक जाती है। वो इंडिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंडिया शब्द इस्तेमाल करने के साथ ही साथ वो घमंडिया कह देते हैं। बड़ा ही नागवार मुझे लगा, और खास करके चौराही चट्टे के लोग, चट्टी पर बैठने वाले लोगों के मुंह से अगर सुनते तो भी नागवार लगता। लेकिन उस स्तर पर आकर इस देश का प्रधानमंत्री मंच से ये भाषण देते वक्त ये शब्द इस्तेमाल करता है, जो बिल्कुल कहीं से वाजिब नहीं है। भारतीय चिंतन की शाश्वत परंपरा को धता बताते हुए कहा, इंडिया जैसा शब्द तथा कथित जो बुद्धिजीवी लोग हैं वह कह रहे हैं कि अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द। मैं आपके जानिब से कहना चाहता हूँ, ये अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द नहीं। इंडिया शब्द इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता से लिया गया। यह बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है, पुरातन है। हम पुरातन परंपरा से ये नाम आया है। दूसरी बात,
भाषाई विवाद को जन्म दे रहे हैं। अंग्रेजी और हिंदी या संस्कृत जो भी बात कर रहे हैं उसको जन्म दे। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है कि कहा जाता है कि संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। कुछ एक भाषाओं को छोड़कर, तो चाहे ग्रीक हो, लैटिन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, अंग्रेजी हो, जो भी भाषा है उसमें कहीं ना कहीं से प्रादुर्भाव संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत अगर जननी है, तो जो उससे निकली हुई भाषा पर आप गाली दे रहे हैं, तो अर्थात जननी को आप गाली दे रहे हैं या जननी पर आक्षेप कर रहे हैं। जननी अर्थात माँ, माँ के ऊपर आक्षेप भारतीय चिंतन परंपरा में तो कतई नहीं है। यह उनकी सोच होगी, अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सोच होगी, कांग्रेस की नहीं है। हमारे साथ 20 दल जुड़ रहे हैं, 22 जुड़ रहे हैं, 24, 26, 28 दल जुड़ते जा रहे हैं। उस दलों की तो नहीं है, ना ही सामान्य किसी व्यक्ति की हो सकती है। उसके अलावा यह 2024 की तैयारी है। अजय राय जी ने साफ हम लोगों से कह दिया है कि एक मुश्त सारे लोगों से मिलवाइए, क्योंकि समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। बमुश्किल 6-7 महीने हम लोगों के तैयारी के बचे हैं चुनाव के लिए, और जिसके मुकाबिल लड़ना है वो फरेब की दुनिया में जीने वाला आदमी है। वो तो सर आप कहते हैं आपसे कि गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, जबकि दूसरी तरफ भी बराबर की पार्टियां मौजूद हैं, तो आप पर एलिगेशन क्यों है सर? देखिए, एक और शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एलिगेशन है। उन्होंने घमंडिया कह दिया, जो मुझे नागवार लगा। अगर मैं उनके गठबंधन को, ये शब्द अच्छा कतई नहीं है जो मैं आपसे प्रयोग करने जा रहा हूँ, उनके घटक दल और उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा, क्षमा के साथ कह रहा हूँ। एनडीए को अगर मैं गुंडे कह दूं तो कैसा लगेगा उनको? यह कौन सी यह कौन सी भाषाई विकृति को जन्म देने जा रहे हैं? ये शब्द अगर मैं उनको गुंडे कह दूं, वो घमंडिया कह दें, तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन सी विकृति को जन्म दे रहा है? इससे निजात दिलाने की जरूरत है। जब भाषा हमारी गलत हो जाएगी तो भविष्य हमारा क्षीण हो जाएगा। आज की जो पौध है हमारी, आने वाली पौध हमारी हमारी नस्लें गलत निकलेंगी। दूसरी चीज को जो हमसे लगातार आप वो कह रहे हैं कि गठबंधन हमारा फरेब का है, वो कर रहे हैं। कौन सा फरेब है? आज देश बचाने के खातिर, जब देश बचाने के खातिर विभिन्न विचारधाराओं के लोग सीटों के झगड़े से भी निजात देकर एक मंच पर आ रहे हैं, तो उसे फरेब कैसे कर सकते हैं? तो सर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि सीटों को लेकर भी घमासान हो सकता है और खिचड़ी बन रही है, हो सकता ना चले। प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं उनका अता पता नहीं है। सीटों के गठबंधन को, जो बंटवारे को लेकर आप कैसे करेंगे? आप खुद मेरठ के पश्चिम के मेरठ से संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ रीजनल पार्टी पहले ही हावी है जो आपके गठबंधन में है। तो सर ये सिस्टम कैसे बैठेगा? क्या जो गठबंधन के लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे जो आपके नेशनल कांग्रेस के प्रोग्राम होने जा रहे हैं? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी होने पर तो कोई शक नहीं है ना। आएंगे सब। आ गए हैं। आप तीसरी बैठक देख लिए, और तीसरी बैठक में एक और नया समझौता निकल कर आया कि कुछ लोगों को उसमें भी अलग से शामिल कर लिया गया। एक अलग कमेटी बना ली गई कि सीटों का बंटवारा या समझौता आने वाले दिनों में हमारा एजेंडा क्या होगा। जब इस पर राजी हो गए और सारे दल के लोगों ने संवेद स्वर में मन से एक भाषा का इस्तेमाल किया है कि सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निस्ते नाबूद करने के लिए हम कोई भी कुर्बानी बलिदान देने को तैयार हैं। तो सीटों का झगड़ा कहाँ रह जाए? आपको लगता है कि आप लोग आ रहे हैं, वो पार्टी जा रही है, इसलिए वो बौखला रही है? आपकी सवाल में ही आपका जवाब है। मुझे खुशी हो रही है कि जब इस देश का नौजवान पत्रकार जो हमारे सामने नजर आ रहा है, वो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जाने की बारी और कांग्रेस के गठबंधन के आने की बारी है, इंडिया गठबंधन के आने की बारी। तो जब वो जाने का वक्त है तो बौखलाहट आएगा ही, व्याकुलता आएगी। ये व्याकुलता उनकी उस दिन से शुरू हो गई थी जब 5 सितंबर के दिन कन्याकुमारी में लोगों का जमावड़ा हुआ, और 7 सितंबर के दिन राहुल गांधी के कदमों की थाप से हिंदुस्तान हिल उठा था। जब कन्याकुमारी पर लाल चौक पर तिरंगा झंडा जब फहराया जाता है, तो कांपते हाथों से इस बार नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराया, और ये संकेत दिया इस देश के झंडे ने, परचम ने, कि लाल किले की प्राचीर पर इस बार 15 अगस्त के दिन झंडा भी खुलने से इनकार कर दिया। उनके हाथों से झंडा नहीं खुला। यह प्राकृतिक है, यह दैवीय मानता हूं, यह ईश्वरीय मानता हूं कि अब झंडा नरेंद्र मोदी के हाथ से अगली बार 15 अगस्त को तो नहीं फहराया। बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात। अच्छा सर, राहुल गांधी तो कहते हैं डरो मत, लड़ो। उधर सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव पर केस चलाने के लिए जो है अनुमति मांगी, गृह मंत्रालय से अनुमति मिल गई है।
क्या कहेंगे इसको 24 के चुनाव से पहले इस तरीके से उधर महाराष्ट्र के कई मंत्रियों को सीबीआई का समन गया हुआ है। जिस दिन आपकी बैठक होनी है, उस दिन समन है, वो नहीं आ पाएँगे और उधर बिहार में जो है घेरने की कोशिश है लालू को। तो इस पर क्या कहेंगे सर आप? साम दाम दंड भेद जो कुछ लगाना है वो लगा लें। राहुल गांधी दिखला दिए, कह दिए कि जिसको जो करते बने कर ले, मैं कहीं से कहीं इनके गिरफ्त में आने वाला नहीं हूं, बेदाग हूं और उस ऊपर वाले पर सिर्फ विश्वास करता हूं। और डरो मत की जो बात कही, लालू यादव मान लीजिए उस दिन नहीं आएंगे, लेकिन तेजस्वी तो आएंगे। लालू यादव सशरीर नहीं हाजिर होंगे, लेकिन लालू की विचारधारा तो वहां पहुंचेगी। आजम खां के ऊपर भी प्रहार हो गए। बघेल साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके रिश्तेदारों के घर पे ईडी का रेड पड़ गया। अशोक गहलोत जी के रिश्तेदारों के घर और करीबियों के घर ईडी के रेड पड़ गए। एक नहीं, डी के शिव कुमार के घर रेड पड़ गई, उनके करीबियों के घर। ये कितना भी तलवार निकाल लें, इन कितना भी बंदूक निकाल लें, कितनी भी गोलीबारी कर लें, कितनी बोली गोली चला लें, अब वो सब किसी काम में आने वाले नहीं है। जनता 2014 से 2023 तक आते आते थक चुकी है और 2024 में इनको आईना दिखाने की बारी आ गई। सर, सारे साम दाम दंड भेद आप कह रहे थे, सब चीजों में बात हो गई, लेकिन चुनाव के बाद ईवीएम का जिन निकलता है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, अब अभी बहुत जल्दी होगा इसका कहना, लेकिन अभी जो 7 जगह बाई ये लोग कह देते हैं कि आप फला राज्य जीते तब नहीं सवाल उठाए, वहां जीते तब सवाल नहीं उठाए। अगर आप ये सोच लो, अगर भविष्य में कुछ ऊक चूक होती है, अगर सवाल उठेगा तो फिर ये कह देंगे आपने तब नहीं उठाए, अब क्यों उठा रहे हैं? तो इस पर मैं कमेंट से चाहता हूँ सर। हमारी मांग पहले से जेवीएल जो नरसिम्हा उनके हैं, उन्होंने ईवीएम पर बुक लिखी थी कि ईवीएम को टेम्परिंग हो सकती है। हम उन्हीं के जानिब से कह रहे हैं, जब मशीन की बनाई हुई चीजें हैं और आदमी की बनाई हुई चीजें अगर बनती हैं तो बिगाड़ी भी जा सकती है। इस पर कई बार सवाल उठे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि मतपत्र द्वारा कराया जाए। बावजूद उसके इतना भारी अंतर इस बार का होगा कि ईवीएम से भी उनका कुछ करना नहीं बाकी रह जाएगा। घोसी में अभी जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में दिखला दिया, सारे संवेद प्रयास, सबके सम्मिलित प्रयास से हम लगातार बढ़ते जा रहे थे और सारी बाजीगरी के बावजूद 43,000 की जीत मिली है। तो आईना दिखाने का काम कर दिया। आईना दिखाने से आप बात कर रहे हैं, फिल्में समाज का आईना होती हैं। एक मूवी आई है जवान, उंगली करने की आदत है, लेकिन एक बार सवाल नहीं पूछते हैं। ईवीएम के ऊपर सवाल, वहां पर ईवीएम के ऊपर कुछ दृश्य दिखाए गए, पूरी ईवीएम मशीनों को लेकर शाहरुख खान जो उसमें हीरो किरदार निभा रहे, वो चले गए, उसके ऊपर पूरा सिस्टम सरकार हिल गई और उसमें एक संदेश दिया गया कि जब आपके यहाँ कोई नेता वोट मांगने पहुंचे तो उससे सवाल करो, आप कितने मुतमईन हैं इस फिल्म से। और कई लोगों ने इसका इसका विरोध करना शुरू किया, कई लोगों ने इसका इसका बायकॉट किया। सर, ऐसा क्यों होता है और वो लोग कौन है? अगर सवाल करने की बात है तो सभी पार्टी से है, कोई एक पार्टी से थोड़ी सवाल हो रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि से या जनप्रतिनिधि के सरीखे या जन सरोकार से संबंध रखने वाले लोगों से जनता को सवाल करना चाहिए। जिस दिन जनता के सवालात बंद हो जाएंगी, उसी दिन नेता हमारे निरंकुश हो जाएंगे। इस निरंकुश होने से रोकने के लिए जनता का सवाल एकदम सतत और जारी रहना चाहिए, इसको जारी रहना। जहां तक फिल्म के सवाल है, फिल्म देखने का मौका मुझे नहीं मिला है, लेकिन कई लोगों के जानिब से सुनने का जरूर मौका मिला है कि जिस तरीके से फिल्म में दर्शाया गया है, उसने सरकार को जबरदस्त रूप से आलोचना सरकार की है और फिल्म जो काम लंबे समय तक कोई नहीं कर सका, एक फिल्म ने कर दिया है। एक यथार्थ के धरातल पर उतरी हुई फिल्म है, जैसा कि लोगों से मैंने सुना। जब यथार्थ के धरातल पर फिल्म है तो असर करेगी ही करेगी। ये लोग तो कह रहे हैं सर कि ये आप लोगों के फायदे के लिए है, फला दल के नुकसान के लिए है, ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, फायदा और नुकसान व्यापारिक दृष्टिकोण होता है। फिल्में भी समाज का आईना होती हैं। आज से 50 साल भी पहले जो फिल्में बनती थी और 70 साल 80 साल पहले भी जब मूक फिल्में बनती थी, वह भी एक समाज का आईना होती। आज जो कुछ घटित हो रहा है वो भी समाज का एक आईना है। तो जब समाज का एक आईना है तो उसमें फायदा और नुकसान की बात नहीं की जानी चाहिए। अच्छी लगती है तो देखे, नहीं लगती है तो फिर ना देखे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है, 2014 में जब कांग्रेस सत्ता में आई, भाजपा सत्ता में आई, तो देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो मेरठ में पहुंचे शहीद स्मारक। पहला इंटरव्यू मैंने किया था उनका, उन्होंने कहा कि संगनाद है मेरठ से, क्रांति धरा से। अब आप बताइए कि 24 का चुनाव है,
इतने वर्ष बाद क्या आप लोग भी शंखनाद फूंकने जा रहे हैं? और आपने कहा कि कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता को सम्मान देने का सम्मेलन है। आरोप तो ये लगते हैं सर पार्टी में आपके जो है परिवारवाद है, क्या पहले सम्मान नहीं मिलता था? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही। अभी 9 अगस्त के दिन, अगस्त क्रांति दिवस के दिन, सदन में, संसद में परिवारवाद छोड़ो, भ्रष्टाचार छोड़ो जैसे नारे के साथ इस देश के संसद सदस्य लोग खड़े थे और भारतीय जनता पार्टी और उसके संबद्ध लोग ज्यादा तख्तियां लेकर खड़े थे। पहली कतार में और पहले नंबर पर कौन खड़ा था? वह थे नीरज शेखर। नीरज शेखर एक हाथों में तख्ती लेकर खड़े थे और उस पर लिखा था परिवारवाद खत्म करो। नीरज शेखर जी किसके बेटे हैं? चंद्रशेखर जी के। और किस दल में हैं? यह वो कह रहे हैं कि परिवारवाद छोड़ो। उनका परिवारवाद सत्ता का परिवारवाद है। हमारा परिवारवाद संघर्ष और बलिदान का परिवारवाद है। इंदिरा जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। नेहरू जी उसके पहले 12 साल से ज्यादा समय तक जेल में व्यतीत किए। मोतीलाल जी ने संघर्ष किया और उसके बाद राजीव जी के भी प्राणों की आहुति देनी पड़ी। सोनिया जी ने सत्ता को ठुकराया है। मंत्री पद और तमाम पदों को राहुल जी ने ठुकराया है। अध्यक्ष पद ठुकराया है और जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को बीच में जा रहे हैं, लोगों को गले लगा रहे हैं, जनहित के मुद्दों से सरोकार उनको साथ वो अपने आप को आत्मसात कर रहे हैं। तो हमारा परिवारवाद बलिदान और संघर्ष का परिवारवाद है, जिसमें मुझे स्वीकार है। सत्ता का परिवारवाद उन्हें मुबारक हो, और सत्ता ज्यादा दिनों की बात नहीं होती। अगर जनता के मुद्दों से हट गए, जनता से आप दूर हो गए, तो सत्ता ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं हो सकती। तो सर अजय राय जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। उससे पहले ही पहला प्रोग्राम जीबीआई में है, दूसरा अन्य जगह है। बैक टू बैक 2 प्रोग्राम है। कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि 2024 में जिस तरीके से जो विपक्षी दल है साम-दाम दंड भेद के साथ चल रही है, उसके विपरीत कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, अपने तमाम जो संगठन है उनको साथ लेकर जो इंडिया संगठन बनाया है, ये चल रही है। हालाँकि सीटों के बँटवारे पे बाद में मंथन होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी खोई हुई धरती को यहाँ पर तलाश रही है। और ये कांग्रेस जनों को उम्मीद है कि भविष्य में जो 24 का चुनाव होगा, कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन भाजपा को डिफीट करेगा और एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगा। और ये भी भविष्य के गर्भ में है कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जनों की तैयारी है, उसको देखकर लगता है कि कांग्रेस 3 गुना ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में आ रही है। और ऐसे में माना ये जा रहा है, जो राजनीतिक जानकार हैं, कि कहीं न कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।